हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं एक बार फिर फिक्सर कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सबका खैर मकदम करता हूं, खुशामदीद करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि जेके एसएसबी अकाउंटेंट असिस्टेंट के जो भी एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने बाकी सिलेबस के साथ साथ अकाउंटेंसी के सिलेबस को भी कंप्लीट किया होगा। अब वो रिवीजन मोड में होंगे, अब वो रिवाइज कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है। तो इस रिवीजन में एमसीक्यू का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी एक एमसीक्यू का वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज मैं दूसरा वीडियो एमसीक्यूज का पार्ट सेकंड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इन एमसीक्यू से एक तो आप ये जान पाएंगे कि आपने टेक्निकली इस सब्जेक्ट को कहां तक समझा है और आपकी प्रिपरेशन को भी रिवीजन मिलेगा। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट आज हम अकाउंटेंसी पोर्शन का जेके एसएसबी अकाउंटेंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसके अकाउंटिंग पोर्शन का मैं सेकंड एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए मैं आपके साथ पहला क्वेश्चन जो शेयर कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ओनली, प्रिपरेशन ऑफ बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ओनली। जब आप इन चारों पे नजर दौड़ाते हैं तो ये चारों चीजें हम प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं, क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ डील करते हैं तो ये चारों चीजें हम बनाते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, अकाउंटिंग के बुनियादी तौर बड़े दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक होता है एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड, दूसरा होता है एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सो अगर हम ये कहें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली तो ये भी सही नहीं है, अगर हम कहें बैलेंस शीट भी ओनली तो ये भी सही नहीं है। सो इसका अप्रोप्रिएट आंसर आएगा बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बिकॉज अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हम हैंडल करते हैं। एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं और बैलेंस शीट भी कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर करता हूं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज, जब हम कोई फिक्स्ड एसेट बेचते हैं, फिक्स्ड एसेट बेचने पे हमें जब प्रॉफिट मिलता है, फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर पे हमने प्रॉफिट अर्न किया, तो ये क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, जब नॉर्मल एक्टिविटी के बगैर हमें कहीं प्रॉफिट मिले तो वो प्रॉफिट नहीं बल्कि गेन होता है। मैं आपको रिमाइंड करूंगा, यहां पे आप प्रॉफिट और गेन का डेफिनेशन देख लीजिए। प्रॉफिट और गेन किसको कहते हैं? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। सो जब हम फिक्स्ड एसेट बेचते हैं तो फिक्स्ड एसेट बेचने से जब हमें कोई प्रॉफिट मिलता है तो वो गेन होता है। सो जब गेन है तो नॉन ट्रेडिंग इनकम नहीं है, ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेन भी नहीं है, बल्कि ये नॉन ट्रेडिंग गेन है, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है, ये वो गेन है जो हमें बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज के हट के कुछ एक्टिविटी हमने की है तो उससे हमें ये गेन मिला है। सो माय डियर फ्रेंड, चलिए तीसरा ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर करता हूं। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स। आपको पता है अकाउंटिंग के बहुत सारे कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट्स हैं। उन कॉन्सेप्ट्स में एक कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें कहता है टू मैच। तो क्या क्या मैच हमें करना है? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? एक, expenses should be matched with the revenue, assets is equal to capital plus liability, transaction recorded at accrual concept, anticipate no profit but recognize all losses। तो जब हम इन चार ऑब्जेक्टिव्स पे नजर दौड़ाते हैं, इन चार ऑप्शंस पे नजर दौड़ाते हैं, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हमें है ए। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है expenses should be matched with the revenue of the period। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, डबल एंट्री सिस्टम इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम के बजाय डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग किस किस्म की अकाउंटिंग में इस्तेमाल होता है? क्या ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस्तेमाल होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में इस्तेमाल होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस्तेमाल होता है, या ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में इस्तेमाल होता है? माय डियर फ्रेंड्स, आप याद रखें, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो है, इट इज द कॉन्सेप्ट, इट इज द सिस्टम विच इज यूज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस्तेमाल होता है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो है, अप्रोप्रिएट आंसर इज, माय डियर फ्रेंड्स, अप्रोप्रिएट आंसर इसका ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक और ऑब्जेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं। वन मोर ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सो देखिए फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी क्रेडिटेड टू
हमने रेंट दिया है लैंडलॉर्ड को, हमने किराया दिया है लैंडलॉर्ड को, इट शुड बी क्रेडिटेड टू, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान इस पे करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स यहां है रेंट पेड, हमने किराया दिया है, किसको दिया है, लैंडलॉर्ड को दिया है। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक इसमें इन्वॉल्व है रेंट, दूसरा इसमें इन्वॉल्व है कैश। चूंकि रेंट एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है, तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो जब क्रेडिट होगा कौन, डेबिट होगा रेंट अकाउंट, क्रेडिट होगा कैश अकाउंट, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है ए, कैश अकाउंट। माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोप्राइटर माय डियर फ्रेंड्स ऑफ द बिजनेस is treated as creditor for the capital introduced by him due to which concept। यानी एक प्रोप्राइटर जो है, एक बिजनेस का मालिक जो है, जो उसने कैपिटल दिया है, वो कैपिटल भी लाइबिलिटी है बिजनेस का, इसीलिए हम उसको ऑनर को भी क्या कहते हैं, ऑनर को भी क्रेडिटर समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स मैं इसकी थोड़ा वजाहत करूं। आप समझिए कि अगर एक बिजनेस बैंक से लोन लेती है तो वो लोन बिजनेस के पास कर्जा है, तो बैंक उस वक्त बनता है बिजनेस का क्रेडिटर। इसी तरह अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस का प्रोप्राइटर जो है, बिजनेस का मालिक जो है, उसने जो कैपिटल दे दिया है, उस कैपिटल देने की वजह से वो बिजनेस का बनता है क्रेडिटर, यानी बिजनेस उसकी बनती है कर्जदार। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमें कहता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड नन ऑफ दीज। आपको याद होगा एक ही कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कहता है बिजनेस इज सेपरेट, बिजनेसमैन इज सेपरेट, दैट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर आएगा ए, दैट मींस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट। दैट मींस ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स एक एसेट है, बिजनेस के पास प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, कैश है, डेटर्स है, बाकी जो लोग चीजें भी है वो सारे एसेट्स हैं, वो सारे एसेट्स हैं। जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। अब प्लांट भी है, बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, वो सारे एसेट्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स एसेट है लेकिन ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, गोइंग कॉन्सेप्ट और नन। आपको पता है बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसका अप्रोप्रिएट आंसर है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि वही चीजें आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करो जिनको आप मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स को हम मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर पाते, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल अकाउंट। इनमें से रियल अकाउंट कौन नहीं है? परचेज रियल अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, सो ये रियल अकाउंट नहीं है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इनमें से कौन सा आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डिफाइन करेगा? कौन सा अकाउंट है जो डिफाइन करता है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट? सो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट माय डियर फ्रेंड्स आपको याद होगा जो भी नॉमिनल अकाउंट है जिनमें प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड होता है तो वो बनते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को सबसे बेहतर डिफाइन करता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है, if the market value of closing inventory is less than its cost price, inventory will be shown at। आपको याद रखना चाहिए जो भी स्टॉक है, स्टॉक में मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, जो भी लेस हो उस पर वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहां पे आप देख लीजिए अगर मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस है कॉस्ट प्राइस से तो उसको मार्केटेबल वैल्यू पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। सो माय डियर फ्रेंड्स एक और ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल रेवेन्यू इनकम्स आर क्रेडिटेड टू। जो भी रेवेन्यू इनकम्स है, दैट मीन जो भी इनकम्स हम अर्न करते हैं उनको क्रेडिट कहां करते हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करते हैं? नन ऑफ द अबव। इसका अप्रोप्रिएट आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे वीडियोस को हासिल करने के लिए मजीद मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।